जो सिर्फ एक लड़की के मौखिक बयान से सबको परेशान करता है। पूरा मीडिया एक ऐसे आदमी को उम्र भर जेल में रखने की मांग कर रहा है जो उसने किया ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह कहना है सामाजिक कार्यकर्ता दीपिका नारायण भारद्वाज का। और इन्हीं शब्दों के साथ उन्नाव केस की फाइलें एक बार फिर खुल गई हैं। यह कोई साधारण बयान नहीं है, यह उस सिस्टम पर सवाल है जो सालों से एक ही कहानी को सच मानकर आगे बढ़ता रहा है। दीपिका का कहना है कि आदमी को उसके किए हुए अपराध की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उस अपराध की नहीं जो उसने किया ही नहीं है। जब यह बात सामने आई तो सोशल मीडिया से लेकर टीवी स्टूडियो तक बहस तेज हो गई। कुछ लोग इसे साहसिक सच कह रहे हैं तो कुछ इसे पीड़िता के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब तक जो कहानी हमें बताई गई वही पूरी कहानी थी या फिर उसके पीछे कुछ और भी था। उन्नाव केस जब पहली बार सामने आया तब पूरे देश में गुस्सा था। लोगों को लगा कि एक ताकतवर नेता ने कमजोर लड़की के साथ दुष्कर्म किया है और सिस्टम उसे बचा रहा है। यही नैरेटिव मीडिया ने भी उठाया। हर चैनल पर एक ही लाइन चल रही थी, दोषी को फांसी दो, इंसाफ दो। लेकिन उस समय बहुत कम लोगों ने यह सवाल पूछा कि केस की कानूनी परतों में क्या लिखा है, चार्जशीट में क्या है, मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है, गवाहों के बयान कैसे बदले और जांच एजेंसी ने किन बिंदुओं पर क्या किया। यह सब सवाल तब दब गए क्योंकि माहौल भावनाओं का था। जब मामला हाई प्रोफाइल बन जाता है तब सच अक्सर शोर में दब जाता है। दीपिका नारायण भारद्वाज यही बात बार बार कह रही हैं। उनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति सवाल पूछे तो उसे तुरंत किसी एजेंडे से जोड़ दिया जाता है। उन्हें भी यही झेलना पड़ा। जैसे ही उन्होंने यह कहा कि उन्नाव केस में कुछ बातें अनदेखी की गई हैं, वैसे ही उन्हें आरोपी का समर्थक बता दिया गया, जबकि वे बार बार कहती हैं कि वे किसी व्यक्ति के पक्ष में नहीं बल्कि सच के पक्ष में खड़ी हैं। उन्नाव केस की कहानी बहुत लंबी है और बहुत उलझी हुई भी है। सालों पहले जब यह मामला सामने आया तब आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर एक प्रभावशाली नेता थे और यही वजह थी कि जनता को लगा कि शायद सत्ता के दबाव में जांच प्रभावित हो रही है। लेकिन धीरे धीरे केस कोर्ट तक पहुंचा। जांच एजेंसी बदली, बयान बदले, चार्ज बदले और कहानी भी बदलती गई। इस पूरे सफर में मीडिया ने वही दिखाया जो उसे सबसे ज्यादा सनसनीखेज लगा। पीड़िता पक्ष का कहना है कि उन्हें शुरू से धमकियां मिली, उन पर दबाव बनाया गया और उन्हें इंसाफ के लिए लड़ना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ अब यह तर्क सामने आ रहा है कि केस में कई ऐसे आरोप जोड़े गए जो अदालत में टिक नहीं पाए और फिर भी पब्लिक में उन्हें अंतिम सच की तरह पेश किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट के हालिया फैसले ने इस बहस को और गहरा कर दिया। जब अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को सस्पेंड किया तो बहुत सारे लोग हैरान रह गए क्योंकि मीडिया ने इसे कभी संभावना के तौर पर भी नहीं दिखाया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वह कोर्ट रिकॉर्ड के आधार पर फैसला कर रही है ना कि पब्लिक शोर के आधार पर। यही लाइन इस पूरे मामले की दिशा बदल देती है। सेंगर के समर्थकों का कहना है कि अगर कोर्ट ने राहत दी है तो इसका मतलब है कि केस में कुछ गंभीर कानूनी खामियां थीं जिन पर पहले चर्चा ही नहीं हुई। उनका कहना है कि अदालत ने वही देखा जो मीडिया ने कभी दिखाया ही नहीं। उनके लिए यह कानून की जीत है और मीडिया ट्रायल की हार। वहीं दूसरी तरफ पीड़िता पक्ष का कहना है कि यह राहत स्थायी नहीं है। उनका कहना है कि सजा का सस्पेंड होना बेकसूर साबित होना नहीं है। वे मानते हैं कि सिस्टम पर दबाव है और इसी वजह से यह आदेश आया है। उनका कहना है कि वे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इस फैसले को चुनौती देंगे। इसी बीच पीड़िता ने एक इंटरव्यू में जांच एजेंसी पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अगर सीबीआई उनके पिता के मामले में अच्छे से बहस करती तो शायद आरोपी को राहत नहीं मिलती। उन्होंने यह भी कहा कि जांच अधिकारी पर पैसे लेने के आरोप हैं और यही बात पूरे केस को और संवेदनशील बना देती है। जब एक पीड़िता जांच एजेंसी पर सवाल उठाती है तो मामला सिर्फ आरोपी और पीड़िता के बीच नहीं रह जाता बल्कि पूरे सिस्टम पर उंगली उठती है। यही वजह है कि यह केस आज भी जिंदा है और हर नया बयान इसे और जटिल बना देता है। दीपिका नारायण भारद्वाज ने इसी संदर्भ में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज को खुली बहस की चुनौती दी। उनका कहना है कि राजनीतिक दल अपनी सुविधा के हिसाब से नैतिकता तय करते हैं। जब अपने नेता पर आरोप लगते हैं तब चुप्पी रहती है, लेकिन उन्नाव केस में नैतिकता का झंडा सबसे आगे रहता है। उनका सवाल सीधा है, क्या न्याय सबके लिए एक जैसा है? इस पूरे मामले में मीडिया की भूमिका सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। क्या मीडिया ने कभी यह दिखाया कि केस की फाइलों में क्या लिखा है या फिर उसने सिर्फ वही दिखाया जो टीआरपी के लिए जरूरी था? क्या कभी आरोपी के कानूनी अधिकारों की बात हुई या फिर उसे पहले ही दोषी मान लिया गया? आज उन्नाव केस एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ पीड़िता के लिए इंसाफ की पुकार है और दूसरी तरफ आरोपी के लिए निष्पक्ष सुनवाई की मांग है। यही वह बिंदु है जहां लोकतंत्र की असली परीक्षा होती है, क्योंकि न्याय का मतलब सिर्फ सजा देना नहीं होता बल्कि सही व्यक्ति को सही सजा देना होता है। दोस्तों, अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं उन्नाव केस एक भावनात्मक मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है
और मीडिया ट्रायल ने पूरे नैरेटिव को एक ही दिशा में मोड़ दिया। आपको बता दें कि उन्नाव का यह मामला जब पहली बार सामने आया तब इसे एक स्थानीय शिकायत के तौर पर देखा गया, लेकिन बहुत जल्दी यह केस राजनीतिक रंग में रंगता चला गया। आरोप एक प्रभावशाली नेता पर था और यही वजह थी कि प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठने लगे। कहा गया कि शिकायत दर्ज करने में देरी की गई। पीड़िता पक्ष का कहना था कि शुरुआत में उनकी बात नहीं सुनी गई और उन्हें थाने से थाने दौड़ाया गया। यह नाराजगी धीरे धीरे एक बड़े आंदोलन में बदल गई। मामला उस वक्त और ज्यादा गर्माया जब पीड़िता ने राजधानी जाकर अपनी बात रखने की कोशिश की। उस समय पूरे देश की नजर इस केस पर टिक गई और मीडिया ने इसे सिस्टम बनाम पीड़िता की लड़ाई के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया, क्योंकि अब हर कदम, हर फैसला और हर कार्रवाई को शक की नजर से देखा जाने लगा। जांच एजेंसी बदली गई और मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने जांच शुरू की और चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में कई धाराएं जोड़ी गईं और इसे एक मजबूत केस बताया गया। लेकिन इसी चरण में कुछ ऐसे सवाल भी सामने आए जिन पर सार्वजनिक बहस बहुत कम हुई। जब अदालत में सुनवाई शुरू हुई तो गवाहों के बयान सामने आए। कुछ गवाहों ने अपने पुराने बयान बदले, कुछ ने कहा कि उन पर दबाव बनाया गया और कुछ ऐसे गवाह भी थे जिनके बयान कोर्ट में टिक नहीं पाए। लेकिन मीडिया की रिपोर्टिंग में इन बारीकियों को ज्यादा जगह नहीं मिली, क्योंकि बाहर की कहानी पहले ही तय हो चुकी थी। इसी दौरान एक बहुत बड़ी घटना घटी जब पीड़िता और उनके परिवार के साथ सड़क पर एक गंभीर हादसा हुआ। इस घटना में परिवार के 2 सदस्यों की जान चली गई और पीड़िता खुद गंभीर रूप से घायल हुई। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया और इसे एक सोची समझी साजिश मान लिया गया। हालांकि अदालत में इस हादसे से जुड़े आरोप अलग केस के तौर पर चले। इसके बाद ट्रायल में तेजी आई और आखिरकार निचली अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी मानते हुए उम्र भर जेल की सजा सुना दी। उस वक्त मीडिया ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया और कहा गया कि यह सत्ता के खिलाफ न्याय की जीत है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि कानून में सजा के बाद भी अपील का अधिकार होता है और इसी अधिकार के तहत हाई कोर्ट में अपील दाखिल की गई केस की फाइलें दोबारा देखी गईं और पूरे मामले की कानूनी जांच फिर से शुरू हुई। हाई कोर्ट की सुनवाई के दौरान उन बिंदुओं पर सवाल उठाए गए जिन पर निचली अदालत में ज्यादा चर्चा नहीं हुई थी, जैसे मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों की विश्वसनीयता और जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता। कोर्ट ने यह भी देखा कि किन धाराओं में सजा दी गई और क्या वे सभी कानून की कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती हैं। इसी प्रक्रिया के तहत अदालत ने यह तय किया कि अंतिम अपील तक आरोपी को जेल में रखना जरूरी है या नहीं, और इसी सोच के आधार पर सजा को सस्पेंड करने का आदेश दिया गया। इस फैसले के आते ही एक बार फिर देश में बहस छिड़ गई। एक तरफ यह कहा गया कि अदालत ने कानून के अनुसार फैसला लिया है और सजा का सस्पेंड होना कोई असामान्य बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इसे पीड़िता के साथ अन्याय बताया गया। इसी दौरान पीड़िता पक्ष की तरफ से जांच एजेंसी पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। कहा गया कि सीबीआई ने पूरी मजबूती से बहस नहीं की और जांच अधिकारियों पर लेन देन जैसे आरोप भी लगाए गए। इन आरोपों ने केस को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया, क्योंकि अब सवाल सिर्फ आरोपी और पीड़िता का नहीं बल्कि जांच की निष्पक्षता का बन गया। राजनीतिक दल भी इस बहस में कूद पड़े। कुछ ने अदालत के फैसले पर सवाल उठाए तो कुछ ने कानून की प्रक्रिया का सम्मान करने की बात कही। लेकिन आम जनता के मन में भ्रम और गुस्सा दोनों बढ़ते चले गए। यहीं पर दीपिका नारायण भारद्वाज का तर्क सबसे ज्यादा मजबूत होकर सामने आता है। उनका कहना है कि जब कोई मामला भावनाओं से भर जाता है तो सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, और यही उन्नाव केस में हुआ। उनके अनुसार कुछ आरोप ऐसे भी थे जो कानूनी रूप से साबित नहीं हो पाए, लेकिन जनता के मन में वही अंतिम सच बन गए। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर है। सीबीआई ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और पीड़िता पक्ष भी इस लड़ाई को आगे ले जाने की बात कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ये मुद्दा इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई उन्नाव केस में सब कुछ वैसा ही था जैसा सालों तक दिखाया गया, या फिर तस्वीर का दूसरा पहलू अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद यही सवाल हर जगह गूंजने लगा है। कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर जो धारणा सालों से बनाई गई थी वह एक तय कहानी बन चुकी थी। लोगों के दिमाग में यह बैठ चुका था कि वह हर हाल में दोषी हैं और इस धारणा को बदलना नामुमकिन सा हो गया था। लेकिन अदालत का काम धारणा पर नहीं बल्कि रिकॉर्ड और सबूत पर फैसला देना होता है, और यही बात हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दी। सजा सस्पेंड होते ही यह कहना शुरू हो गया कि आरोपी को बेगुनाह बताया जा रहा है, जबकि कानूनी भाषा में इसका मतलब बिल्कुल अलग होता है। लेकिन दीपिका नारायण भारद्वाज और कुछ अन्य लोगों का कहना है कि अब तक जो कहानी सामने रखी गई
वह अधूरी थी। उनका दावा है कि केस में कई ऐसे आरोप जोड़े गए जो भावनाओं के दबाव में शामिल हुए और अदालत में टिक नहीं पाए। यहीं से वह लाइन सामने आती है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। कुलदीप सेंगर निकला, बेगुनाह पलटा, उन्नाव केस हुआ, चौंकाने वाला खुलासा। जी हाँ दोस्तों, यह लाइन किसी अदालत का अंतिम फैसला नहीं है, बल्कि उस बहस का निचोड़ है जो अब खुलकर सामने आ रही है। दीपिका का कहना है कि किसी भी केस में आरोपी को उसकी छवि के आधार पर नहीं, बल्कि सबूतों के आधार पर देखा जाना चाहिए। उनका आरोप है कि उन्नाव केस में मीडिया ने एक ही पक्ष को सच मान लिया और बाकी हर सवाल को दबा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जब कोई मामला बहुत बड़ा हो जाता है तब न्याय की प्रक्रिया पर भी दबाव बनने लगता है। उनका यह भी कहना है कि अगर कोई यह पूछे कि मेडिकल रिपोर्ट में क्या लिखा है या गवाहों के बयान आपस में क्यों मेल नहीं खाते, तो उसे तुरंत पीड़िता विरोधी करार दे दिया जाता है, जबकि सवाल पूछना लोकतंत्र और न्याय दोनों का हिस्सा है। इस बहस में अब यह बात भी सामने आ रही है कि निचली अदालत और हाईकोर्ट की सोच में फर्क क्यों पड़ा। क्या वजह थी कि हाईकोर्ट ने उन बिंदुओं पर ध्यान दिया जिन पर पहले ज्यादा चर्चा नहीं हुई? यह सवाल भी अब खुलकर पूछा जा रहा है। पीड़िता पक्ष का कहना है कि यह सब आरोपी को बचाने की कोशिश है। उनका मानना है कि ताकत और रसूख आज भी सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं और इसी वजह से यह राहत मिली है। उनका कहना है कि वे हार नहीं मानेंगे और सुप्रीम कोर्ट में पूरी मजबूती से अपनी बात रखेंगे। दूसरी तरफ आरोपी पक्ष का कहना है कि अगर अदालत ने राहत दी है तो इसका मतलब यह है कि केस में गंभीर कानूनी सवाल थे जिन्हें पहले नजरअंदाज किया गया। उनका तर्क है कि अगर किसी व्यक्ति को सालों तक अपराधी की तरह पेश किया जाए और बाद में कोर्ट कहे कि सजा फिलहाल रोकी जा सकती है, तो यह मीडिया ट्रायल की असफलता है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर आगे चलकर अदालत किसी आरोप में राहत देती है तो क्या मीडिया उसी ताकत से माफी मांगेगा जिस ताकत से उसने पहले दोषी ठहराया था? यह सवाल आसान नहीं है, लेकिन बेहद जरूरी जरूर है। उन्नाव केस अब सिर्फ एक केस नहीं रह गया है। यह एक उदाहरण बन चुका है कि कैसे भावनाएं कई बार कानून पर भारी पड़ जाती हैं और कैसे सच धीरे धीरे परतों के नीचे दब जाता है। इस पूरे मामले ने यह भी सिखाया है कि पीड़िता के साथ खड़ा होना जरूरी है, लेकिन आरोपी के कानूनी अधिकारों को कुचलना भी उतना ही खतरनाक है, क्योंकि अगर आज यह किसी और के साथ हो सकता है तो कल किसी के भी साथ हो सकता है। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो उम्मीद यही है कि वहां सिर्फ कानून और तथ्य बोलेंगे, न कोई नारा होगा, न कोई दबाव और न ही कोई मीडिया ट्रायल। शायद वहीं से यह तय होगा कि उन्नाव केस में कितनी सच्चाई सामने आई और कितनी धारणाओं ने अपनी जगह बना ली। यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, यह लड़ाई न्याय की परिभाषा की है, जहां एक तरफ पीड़िता के लिए इंसाफ की उम्मीद है और दूसरी तरफ आरोपी के लिए निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। और असली सवाल यही है कि क्या हमारा सिस्टम इन दोनों के बीच संतुलन बना पाएगा या फिर हमेशा कोई एक पलड़ा भारी रहेगा। यही सवाल आज हर उस इंसान के मन में है जो उन्नाव केस को सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि समाज का आईना मानकर देख रहा है, क्योंकि यह मामला अब केवल अदालत की फाइलों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि उस भरोसे से जुड़ गया है जो आम आदमी को न्याय व्यवस्था पर होना चाहिए। जब यह मामला सामने आया और उसके बाद पीड़िता के घर वालों की जान चली गई तो देश भर में एक ही बात कही गई कि यह महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। लोगों का सवाल था कि क्या इतनी बड़ी घटना यूं ही हो सकती है या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी। यह सवाल आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि यह सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, एक हादसा था जो गलत समय और गलत जगह पर हो गया, लेकिन बहुत से लोग इसे मानने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि जब कोई मामला सत्ता और राजनीति से जुड़ जाता है तब ऐसे हादसे अपने आप संदेह के घेरे में आ जाते हैं। यही वजह है कि उन्नाव केस ने लोगों के मन में डर भी पैदा किया और गुस्सा भी, क्योंकि अगर एक गरीब परिवार के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर किसी के साथ भी हो सकता है। आज भी हमारे देश में गरीबों को न्याय मिलना आसान नहीं है, खासकर जब मामला ताकतवर लोगों से जुड़ा हो, तब कानूनी लड़ाई और भी कठिन हो जाती है। पैसे, वकील, रसूख और संपर्क के बिना एक आम आदमी अक्सर खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। लड़कियों के साथ जो हो रहा है वह किसी से छुपा नहीं है। आज भी कई घरों में ऐसी लड़कियां हैं जो घर के अंदर ही परेशान की जाती हैं, जिनके साथ छेड़छाड़ होती है और वह चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि उन्हें बदनामी का डर होता है, परिवार टूटने का डर होता है। कई बार यह सब अपने ही लोग करते हैं, रिश्तों की आड़ में, भरोसे की आड़ में, और लड़की चुप रह जाती है क्योंकि उसे यही सिखाया जाता है कि इज्जत सबसे बड़ी चीज है और अगर उसने आवाज उठाई तो वही इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। यही सबसे बड़ी विडंबना है कि जो गलत करता है वह निडर रहता है और जो पीड़ित होता है वह डर के साए में जीता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या सिर्फ कानून बना देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा या फिर हमें अपनी सोच भी बदलनी होगी, क्योंकि कानून तब तक असरदार नहीं हो सकता
जब तक समाज खुद पीड़ित के साथ खड़ा ना हो। लड़कियों की सुरक्षा के लिए कानून तो बने हैं, लेकिन उनके सही तरीके से लागू होने पर आज भी सवाल उठते हैं। जरूरत इस बात की है कि शिकायत दर्ज कराने से लेकर फैसला आने तक पूरी प्रक्रिया तेज हो, पारदर्शी हो और पीड़ित को बार बार अपनी बात दोहराने के लिए मजबूर न किया जाए। इसके साथ ही जांच एजेंसियों को भी पूरी तरह जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, ताकि किसी भी पक्ष को यह न लगे कि जांच में पक्षपात हुआ है। यह भी उतना ही जरूरी है कि अदालतों में ऐसे मामलों की सुनवाई समय पर पूरी हो, क्योंकि देर से मिलने वाला इंसाफ कई बार इंसाफ नहीं रह जाता। जब हम निर्भया कांड को देखते हैं तो वहां भी इंसाफ मिला था, लेकिन कई वर्षों बाद उस केस ने पूरे देश को झकझोर दिया था। कानून बदले थे और समाज में जागरूकता आई थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम फिर से वैसा ही झटका खाने का इंतजार करेंगे या पहले ही सुधार करेंगे। निर्भया के बाद यह उम्मीद जगी थी कि अब ऐसे मामलों में तेजी आएगी, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी कई केस सालों तक चलते रहते हैं और पीड़ित थक कर टूट जाता है। इसलिए जरूरी है कि हर मामले में दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन सिर्फ सजा देना ही काफी नहीं है। यह भी उतना ही जरूरी है कि सही व्यक्ति को ही सजा मिले, ताकि किसी बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद न हो। यही संतुलन न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर तराजू का एक पलड़ा सिर्फ भावनाओं से भर दिया जाए तो कानून दब जाता है, और अगर सिर्फ कागजों की भाषा बोली जाए तो पीड़ित का दर्द अनसुना रह जाता है। इसलिए जरूरी है कि सिस्टम इन दोनों के बीच एक ऐसा रास्ता निकाले जहां इंसाफ सिर्फ दिखे नहीं बल्कि महसूस भी हो। उन्नाव जैसे मामलों में यह सवाल बार बार उठता है कि जो घटनाएं बाद में हुई, क्या वे सच में इत्तेफाक थीं या फिर किसी साजिश का हिस्सा थीं। जब एक परिवार लगातार दबाव में हो और उसके आसपास इस तरह की घटनाएं घटती जाएं, तो शक होना स्वाभाविक है। आम आदमी यही सोचता है कि इतनी सारी बातें एक साथ आखिर कैसे हो सकती हैं, लेकिन अदालतें शक पर नहीं बल्कि सबूत पर चलती हैं, और यही वजह है कि कई बार जनता की सोच और अदालत के फैसले में फर्क नजर आता है, और यहीं से अविश्वास की शुरुआत होती है। हमारे देश में आज भी गरीब परिवारों के लिए न्याय तक पहुंचना आसान नहीं है, खासकर तब जब सामने वाला ताकतवर हो। ऐसे मामलों में कानूनी लड़ाई सिर्फ कोर्ट की नहीं बल्कि हिम्मत की भी होती है। पैसे के बिना अच्छे वकील नहीं मिलते, जानकारी के बिना सही कदम नहीं उठते, और डर की वजह से कई लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। लड़कियों के साथ होने वाली परेशानियों की बात करें तो तस्वीर और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। कई लड़कियां घर के अंदर ही सुरक्षित नहीं होती, लेकिन फिर भी चुप रहती हैं, क्योंकि उन्हें यही सिखाया जाता है कि घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। यही सोच सबसे बड़ा अपराध बन जाती है, क्योंकि जब पीड़ित को बोलने का मौका नहीं मिलता तब गलत करने वाले और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। जरूरत इस बात की है कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए कानून सिर्फ किताबों तक सीमित न रहे, बल्कि जमीन पर भी दिखाई दें। स्कूलों से लेकर गांव तक जागरूकता फैलाई जाए और परिवारों को यह समझाया जाए कि शिकायत करना शर्म की बात नहीं बल्कि गलत के खिलाफ खड़ा होना हिम्मत की निशानी है। पुलिस और जांच एजेंसियों को भी संवेदनशील बनाना जरूरी है, ताकि पीड़ित को दोबारा मानसिक पीड़ा से न गुजरना पड़े। फास्ट ट्रैक अदालतों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि फैसले सालों में नहीं बल्कि महीनों में आएं और दोषी को जल्दी सजा मिले। इससे समाज में डर बनेगा और अपराध करने से पहले लोग 100 बार सोचेंगे। निर्भया कांड ने यह दिखा दिया था कि जब देश एक साथ खड़ा होता है तो सिस्टम को भी बदलना पड़ता है। वहां इंसाफ मिला था, भले ही समय लगा हो, लेकिन उसी केस ने कानून में बड़े बदलाव कराए। अब जरूरत यह है कि ऐसे मामलों में समय और कम किया जाए, ताकि पीड़ित को लंबा इंतजार न करना पड़े और आरोपी को भी जल्द यह समझ आ जाए कि कानून से बचना आसान नहीं है। जो केस अभी चल रहे हैं उनमें भी यही उम्मीद है कि जांच निष्पक्ष हो, सुनवाई तेज हो और जो भी दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि किसी और परिवार को वही दर्द न झेलना पड़े। लेकिन इसके साथ साथ यह भी उतना ही जरूरी है कि किसी बेगुनाह को सिर्फ भीड़ की आवाज के आधार पर कुचल न दिया जाए, क्योंकि एक गलत सजा भी न्याय व्यवस्था को कमजोर बना देती है। असली जीत तब होगी जब पीड़ित को इंसाफ मिले और समाज को यह भरोसा हो कि फैसला सच के आधार पर हुआ है, न कि दबाव और भावनाओं के आधार पर। अब आपकी बारी है, आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि सिस्टम सच में संतुलन बना पा रहा है, या फिर अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए, और ऐसे ही गंभीर मुद्दों पर सच्ची और गहराई वाली बातें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।